नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की क्लास 10th की पुस्तक इतिहास की दुनिया भाग 2 का आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस पुस्तक का हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस किताब में टोटल 8 चैप्टर हैं, ठीक है ना। इस पुस्तक को हम लोग 1 मंथ के अंदर पढ़कर ख़त्म करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, 1 मंथ के अंदर। तो आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं आपको खोजने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से आपके पास चले जाएँ, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि यूरोप क्या है और यूरोप कहाँ है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, यूरोप क्या है और इसमें कौन कौन देश का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए हमारे सामने विश्व का मैप है, ठीक है ना। विश्व का मैप है जिसमें इधर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यूरोप है, ठीक है ना। तो एक भौगोलिक प्रश्न बनेगा कि यूरोप और एशिया के सीमा साझा कौन सा पर्वत करता है, तो यूराल पर्वत, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ सीमा साझा करता है यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है ना। और ये रहा भूमध्य सागर। उसके बाद यहाँ इंग्लैंड है, आयरलैंड है, ये लाल सागर है, ठीक है ना। तो ये लाल सागर है और लाल सागर और भूमध्य सागर बीच स्वेज नहर है। और यहाँ पे भारत हमारा देश है, चाइना है, लेकिन हम लोग मेन यूरोप का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल मैप है। तो आइए इस चीज़ को, इसी में बहुत सारे देश हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे सबसे पहले, फ्रांस में राष्ट्रवाद। उसके बाद इटली में पुनर्जागरण हुआ, ठीक है ना, फ्लोरेंस नगर से। उसके बाद पोलैंड पढ़ेंगे, जर्मनी पढ़ेंगे और इंग्लैंड पढ़ेंगे, इटली पढ़ेंगे और स्पेन के बारे में जानेंगे, बुल्गारिया, हंगरी इत्यादि देशों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ग्रीस, यूनान का अध्ययन करेंगे, कैसे इन देशों में राष्ट्रवाद उदय हुआ और यहाँ के मानव के बुद्धि का, चेतना का विकास हुआ और लोग अंधकार से प्रकाश की ओर आए, ठीक है ना। तो आइए इसको अब लोग हम फिजिकल मैप में देखते हैं कि क्या है। देखिए हमारे सामने फिजिकल मैप है, विश्व का फिजिकल मैप है। तो यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका है, फिजिकल मैप हो गया जो प्रकृति ने बनाया है, ठीक है ना। पॉलिटिकल मैप हो गया जिसने मानव ने बनाया है खुद के द्वारा, ठीक है ना। धरती पे खींचा नहीं है, टेबल पे बैठकर बनाया है। फिजिकल मैप हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए ये हरा हरा है, ये समझिए इधर सब पेड़ पौधा जंगल एरिया है। और ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये समझिए रेगिस्तान है, सूखा एरिया है। ये जो नीला कलर का दिख रहा है, समझिए जल है, क्या है, जल का एरिया है, ठीक है ना, यानी वाटर बॉडीज है। तो इस तरह से जहाँ हरियाली वहाँ समझिए वहाँ पे पेड़ पौधे जंगल है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे यूरोप है, देख रहे हैं ना, यूरोप। इसी महादेश या महाद्वीप का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और कैसे इस देश में, इस महाद्वीप में राष्ट्रवाद उदय हुआ और विभिन्न महाद्वीपों में कैसे राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ और वहाँ के लोगों को मन में कैसे चेतना का विकास हुआ। इसी को लेकर तो हमारे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग प्रॉपर यूरोप को देखते हैं, ठीक है ना। ये है तो यूरोप। पहले हमने विश्व में पॉलिटिकल में देखा यूरोप कहाँ है, फिर फिजिकल में देखा यूरोप कहाँ है। अब केवल पर्सनली हम लोग यूरोप को देखेंगे, उसमें कौन कौन देश है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें फ्रांस है। फ्रांस में जो जुलाई 1830 की क्रांति हुआ था, उसके बाद सन 1948 का क्रांति हुआ था। उसके बाद इटली का अध्ययन करें, इटली का एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण में किन किन लोगों का योगदान था, उसमें मेजनी का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से काउंट काबूर का अध्ययन करेंगे, इन लोगों ने किस तरह अपना योगदान देकर इटली का एकीकरण किया। गैरीबाल्डी है, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा जर्मनी। यहाँ पे देखिए जर्मनी है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं आ रही थी, कौन कौन देश इसमें बाधा स्वरूप उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण में किन का योगदान था, किन किन महापुरुषों और बुद्धिजीवियों का योगदान था। हीगेल का पढ़ेंगे, कांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से जैकब के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे लोग हैं। बिस्मार्क है जिसने रक्त और लौह की नीति लाया जर्मनी में, ठीक है ना।
उसके बाद यूनान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे, देखिए यूनान, ग्रीस उसको बोलते हैं। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ, वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था, उसको कैसे ख़त्म किया गया, ठीक है ना। उसके बाद हंगरी का अध्ययन करेंगे, यहाँ पे हंगरी है, हंगरी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया से कैसे ये आज़ाद हुआ, उसके बाद से वहाँ वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद पोलैंड आएगा, पोलैंड में भी अभी वर्तमान में किसका सरकार है। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन को के विरोध युद्ध मतलब विद्रोह कैसे हुआ। पोलैंड पर रूस का शासन था, ठीक है ना, साम्यवादी का शासन था इस पर, साम्यवादियों का। और ये सब एरिया क्या है, लोकतंत्रवादी है। तो कभी चाहेगा कि हमारा पट्टीदार कब लोकतंत्र साम्यवादी हो, तो इसीलिए इन लोगों ने कैसे रूस के विरुद्ध पोलैंड में राष्ट्रवाद का भावना को जागृत किया, ठीक है ना। बोहेमिया के अध्ययन करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे इन सब का परिणाम क्या हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक लगभग 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, समय को व्यर्थ किए बिना बुक पे चलते हैं। देखिए, तो हमने यूरोप जान लिया कि यूरोप क्या है, यूरोप में किसका अध्ययन करेंगे। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रवाद, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को जानने से पहले, किसी चीज़ को घूमने से मतलब उसके बारे में अध्ययन किया जाता है कि इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं तो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इस नाम में ही पूरा इस चैप्टर का अर्थ छुपा हुआ है। आप नाम जान जाइएगा, इस नाम का मतलब जान जाइएगा, तो आपको इस चैप्टर यानी इस पाठ का सारांश समरी आप जान जाइएगा, ठीक है ना। तो यूरोप का हम लोग जान गए कौन कौन सा देश, और राष्ट्रवाद जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र मतलब देखिए बड़ा वर्ड हो ना, उसको आप तोड़ दीजिए 2 हिस्सों में और तब उसका अर्थ निकालिए, चाहे इंग्लिश का हो चाहे कोई भाषा हो। राष्ट्र का मतलब देश हुआ, वाद का मतलब हुआ पक्ष या समर्थन में विचारधारा, यानी राष्ट्र के पक्ष या समर्थन में विचारधारा। अब इसमें हम नारीवाद ला देते हैं, तो नारी के पक्ष या समर्थन में जो विचारधाराएं आती हैं, जो सरकार के द्वारा लाई जाती है, नारी सशक्तिकरण, नारीवाद, इन सब का मतलब यही अर्थ हुआ। उसके बाद साम्राज्यवाद होगा, साम्राज्यवाद, तो साम्राज्य मतलब क्या होता है, राज्य का विस्तार करना। अच्छा, वाद मतलब उस राज्य के विस्तार करने के पक्ष या समर्थन में जो विचारधाराएं होती हैं उसको साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो हम लोग अब जान लिए। अब लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक प्रगति का प्रतिफल है, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद जो आया, क्यों आया, तो इसका अर्थ हुआ विश्व में जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई उसका ये क्या है, प्रतिफल है, यानी कि प्रोडक्ट है। यानी कि जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे पुनर्जागरण हो, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, मतलब जो भी हुआ हो उसी के फलस्वरूप क्या है, राष्ट्रवाद इंसानों के मन में आया, ठीक है ना। शिक्षा का विकास हुआ हो, विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न मतलब चित्रकारों ने और भी बहुत सारे कलाकारों ने मिलकर क्या किया, राष्ट्रवाद को अपना अपना योगदान सहयोग देकर देश के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, ठीक है ना। अब राष्ट्रवाद का एक और छोटा सा रूप होता है राष्ट्रीयता। इसके बारे में अभी हम लोग आइए देखते हैं राष्ट्रीयता क्या है, तभी हमको समझ में आएगा। देखिए ये चीज़ आप जान जाइएगा ना तो आप लिंक करना सीख जाइएगा, किसी भी चीज़ को शब्द का जान जाइएगा। तो आइए राष्ट्रीयता जानते हैं, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद। आप चाहिए तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं। राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, पूछा जाता है ना आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपका नेशनलिटी क्या है, तो भारत बताते हैं, अमेरिकन बताते हैं, चाइनीज़ बताते हैं, नेपाली बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, श्रीलंकन बताते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है। अब हम क्यों इंडियन है, तो इसका मतलब ये हुआ राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद क्यों आता है किसी के मन के बीच में। सबसे पहले तो ये जन्मजात नहीं होती है, जन्मजात नहीं होती है, यानी कि जो बच्चा जन्म से पैदा होता है, माने जन्म से उसके अंदर या जन्म लेता है उसके अंदर से नहीं होती है, मतलब उनके अंदर ये गुण विकसित नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये बाहरी परिवेश, ये बाहरी माहौल, या बाहरी लोगों के समाजीकरण के द्वारा ये जो राष्ट्रीयता क्या पैदा की जाती है, ठीक है ना। समाजीकरण के द्वारा पैदा की जाती है। बाहर आकर जब 16, 17 वर्ष, 18 वर्ष का जब बुद्धि उस इंसान या बालक के मन में बुद्धि का विकास हो जाएगा, उसके अंदर चेतना जाग जाएगा, वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश करने लगेगा, तब उसके अंदर राष्ट्रीयता आएगी। तभी हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे विद्वानों ने क्या किया, 9th 10th तक सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। 10th के बाद जब 11th 12th में जाइएगा तो आपका 3 भाग में बांट जाता है, इतिहास, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है ना। उसके बाद जाइएगा तो एक कोई विशेष सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले 10th तक आपको सब कुछ पढ़ना होता है। क्या है कि आपको जानना जरूरी है
कैसे कैसे विश्व में राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, ठीक है ना। ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, और भी पॉलिटिकल साइंस क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, आपको 10th तक पढ़ना ही होगा। क्या है कि 10वां का बच्चा 15 या 16 साल का होता है और इस उम्र तक ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब राष्ट्रीयता का कारण हम लोग देखिए क्या होते हैं। कॉमन हिस्ट्री, इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश का नागरिकों का कॉमन हिस्ट्री या कॉमन इतिहास होता है, तभी उसको अपने प्रति लगाव महसूस होता है। जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, तो हमारा भारत देश का एक कॉमन इतिहास है, यानी साझा हम लोग का संस्कृति है, साझा कल्चर है। वही अमेरिकन होगा, अमेरिका के प्रति हमारे अंदर राष्ट्रीयता आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों का अलग इतिहास है, उन लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन, उन लोगों का हर चीज़ अलग है हम लोग से। तो कभी उन लोग से हम लोग महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप अमेरिका गए, ठीक है, अमेरिका छोड़िए, अपना बिहार के ही लेते हैं। आप बिहार से आपका बहुत लगाव है, बिहारी मतलब हर राज्य का अपना अपना लगाव होता है। आप गए महाराष्ट्र में काम करने, आपको बिहार का कोई आपका मिल गया, चाहे वो आप पूर्वी चंपारण के हैं, वो आपको कैमूर या रोहतास जिला का, लेकिन वो आपको मिल जाएगा ना मुंबई में, तो आपको उसके प्रति लगाव आ जाएगा। काहे आएगा? काहे कि वो बिहारी है। बिहारी काहे हुआ? यही कॉमन हिस्ट्री का है कि हम लोग का बिहार का एक अलग कल्चर है, छठ पर्व होता है, लिट्टी चोखा होता है, यही हम लोग को जोड़ के रखता है, यही हम लोग का क्या है, राष्ट्रीयता है, बिहार के प्रति बिहार के प्रति प्रेम है, ठीक है ना। तो यही एक तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का कारण होता है। वही 2 साल का बच्चा होगा, वो बिहार का होगा, मुंबई में जाएगा, तो कौन छोटा 2 साल का बच्चा होगा, उसे खेलने लगेगा, कहेगा ये तो सब हमरे है। उसके अंदर नहीं पता है क्या है, कि बिहारी हैं कि महाराष्ट्रियन है कि क्या है, लेकिन वही बड़ा आदमी है तो अपनापन लगाव होता है। आप वहाँ विदेश चल जाइए, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं चल जाइए, तो वहाँ आपको क्या है, भारत का केरलों का आदमी भेटा जाएगा ना। आप मणिपुर के रहिएगा तो आप पूछिएगा इंडियन, यू आर इंडियन, तो यस आई एम इंडियन, तो अचानक उसके घर आना जाना होने लगेगा। काहे? कि उस अमेरिका में आप लोग का, आप दोनों व्यक्ति का साझा संस्कृति है, साझा इतिहास है, साझा कल्चर है। भाषा भले अलग हो, खान पान भले आप लोग का अलग हो, लेकिन आप लोग का इतिहास एक ही है भारत का, ठीक है ना। तो यही राष्ट्रीयता का भावना। राष्ट्रीयता का मतलब एक लेकर हम समझ सकते हैं, देश के प्रति लिखना हो आपको तो लिख सकते हैं, देश, कोई पूछ दे व्हाट इज नेशनलिटी, तो आप कह दीजिएगा या बता सकते हैं, देश के प्रति अटूट प्यार की भावना, प्यार की भावना, यानी कि अटूट, यानी कि जो टूट नहीं सके, भावना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद ये सिंबल होता है, राष्ट्रीयता का दूसरा कारण होता है सिंबल, यानी प्रतीक। जैसे तिरंगा झंडा हो गया, तिरंगा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ। ये सब क्या है, आप लिख सकते हैं इसको। थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब है, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो। तिरंगा, अशोक स्तंभ और राष्ट्रगान। राष्ट्रगान बजता है तो हमारे अंदर रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्या है? वही आपको पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजे, श्रीलंका का राष्ट्रगान बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही अपना भारत का राष्ट्रगान बजे। काहे ही आपके अंदर होता है। अब वही 1 साल का बच्चा खड़ा है, ठीक है, 1 साल का छोटा सा बच्चा है वहीं पे, और वहीं पर राष्ट्रगान बजा जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या जानता है? क्या कि उसका बौद्धिक विकास हुआ ही नहीं है, क्योंकि जन्मजात राष्ट्रवाद होता ही नहीं है। राष्ट्रवाद पैदा किया जाता है भावना के द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा, और भी बहुत सारे इसके कारण होते हैं, इतिहास पढ़ के, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंबल, अशोक स्तंभ, राष्ट्रगान। तिरंगा हो गया, तिरंगा झंडा आप गिरने नहीं दीजिएगा ज़मीन पे। का है? क्या कि आपके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा संसद। क्या कि संसद में ना हमारे देश के विभिन्न कोने कोने से लोग चुन कर आते हैं और अपना देश के बारे में क्या, एक दूसरे मतलब अपना कानून बनाते हैं कि देश के विकास में कैसे प्रगति किया जाए, और एक साथ बैठकर देश के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे संप्रदाय, समुदाय और जात पात के लोग इसमें आकर संसद में इकट्ठा होते हैं। तीसरा हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा, ये मुद्रा ही है जो भारत को क्या की है, जोड़ के रखी है, ठीक है ना। भारत, मान लीजिए भारत टुकड़ों टुकड़ों में आज बंटा होता, अगर वल्लभ भाई पटेल क्या आज उसको 565 देशी रियासतों को अगर एक नहीं किए रहते, तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है, तो अगर टुकड़ों टुकड़ों में बटा होता तो समझिए क्या होता, हर राज्य का, हर देश का अपना, अगर बिहार देश अलग होता, यूपी देश अलग होता, और सबका अलग अलग मुद्रा होता। बिहार का अलग मुद्रा होता, यूपी का अलग मुद्रा होता, दिल्ली हरियाणा का अलग मुद्रा होता। मान लीजिए बिहार से हम जाते
कमाने, ट्रेन में बैठते तो यूपी का अलग वीज़ा पासपोर्ट लेना होता, ठीक है ना, फिर यूपी का अलग करेंसी हमको लेना पड़ता, फिर दिल्ली का अलग करेंसी लेके जाना पड़ता, वहाँ चलबे नहीं करता बिहार का। तो एक लेखा से मुद्रा क्या है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, पूरा भारतवर्ष को जोड़ के रखी है। जो मुद्रा श्रीलंका कश्मीर में चलती है वही मुद्रा केरल में चलेगी, वही मुद्रा अरुणाचल प्रदेश में, वही मुद्रा गुजरात में चलेगी, ठीक है ना। तो इतना हम लोग समझ गए राष्ट्रीयता का कारण, ठीक है ना। अब आइए हम लोग पुस्तक का अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसी विचार है जो किसी विशेष भौगोलिक समझ रहे हैं ना, यानी कि भूमि, संस्कृति, यानी कि वहाँ का कल्चर, उस भूमि में रहने वाले लोग या सामाजिक परिवेश या उस समाज के परिवेश में रहने वाला माहौल में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। मान लीजिए कोई भूमि है, ठीक है ना, तो ये एक भूमि हो गया, मान लीजिए ये भारत देश है, ठीक है, ये भारत एक भूमि का टुकड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसका भौगोलिक परिवेश यानी इस भूमि में रहने वाले लोग, इस भूमि की संस्कृति यानी कि कल्चर, यहाँ का दूसरा कल्चर होगा, इस एरिया का दूसरा कल्चर होगा, बिहार का अलग कल्चर होगा, ठीक है ना। उसके बाद उस समाज, इस भारत भूमि के समाज में रहने वाले लोगों का परिवेश, ठीक है ना, इसको क्या कहती है, बांध के रखती है। उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। आज अगर गुजरात बोले हम अलग होना चाहते हैं, बोले अरुणाचल हम अलग होना चाहते हैं, केरल बोले हम अलग होना चाहते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है भारत में विद्रोह नहीं होगा? बिल्कुल होगा। काहे कि अगर बिहार का बच्चा भी बोलेगा काहे तुम गुजरात अलग हो जाएगा भारत के देश से, काहे केरल तुम अलग होगा, तुम भारत में जुड़ के रहो, भले वो केरल नहीं गया हो घूमने, भले वो केरल के लोग से कहीं नहीं मिला हो, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि केरल अलग हो जाए भारत देश से, क्या कि यही राष्ट्रीयता है। क्या कि जो राष्ट्रवाद है ना, ये भौगोलिक परिवेश में रहने वाले के, उसके भौगोलिक परिवेश में रहने वाले की संस्कृति, सामाजिक परिवेश, भाषा, इतिहास इत्यादि को क्या, इत्यादि के कारण क्या करता है, वो जोड़ के रखता है एक दूसरे को, ठीक है ना। इतना तो हम लोग समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है। आप लोग कोई पूछे ना तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप आंसर मार सकते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, यानी कि जोड़ के रखती है। अच्छा, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में कब से, पुनर्जागरण काल से ही हो सकता है। पुनर्जागरण का काल 15वीं से 16वीं शताब्दी है, ठीक है ना, 15वीं से 16वीं शताब्दी का काल माना जाता है। परंतु पुनर्जागरण काल कह रहा है ना, पुनर्जागरण काल में ही इसका राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। आइए पुनर्जागरण काल के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इसको ना आप मेरे बात को सुन लीजिएगा, ठीक है ना। अब सुन के भी आप चाहिएगा तो वीडियो पोस्ट करके रोक सकते हैं। तो पुनर्जागरण काल में आइए देखते हैं किन किन महापुरुषों का योगदान हुआ है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। कहाँ से हुआ था, इसको हम लिखिए देते हैं, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था। कहाँ से हुआ था, इटली देश के किस शहर से, फ्लोरेंस से हुआ था। काहे फ्लोरेंस से, क्या इस फ्लोरेंस शहर में ही दांते का जन्म हुआ था। वे दांते कौन है, दांते एक बुद्धिजीवी थे, ये इन आदमी का नाम है। इन्होंने क्या किया था, एक भाषा है टस्कन वहाँ की भाषा थी। इस भाषा में, जैसे हम लोग का भोजपुरी भाषा है ना, इसी भाषा में एक पुस्तक लिखे। कौन पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी। इस पुस्तक का खासियत या विशेषता यह था कि इसमें ना एक नाटक लिखा गया जिसमें स्वर्ग और नरक की एक प्राकृतिक काल्पनिक चित्र का वर्णन किया गया, कि लोगों को बीच डराया गया कि तुम अगर गलत काम करोगे, पाप करोगे। राजा को भी डराया गया, जो पाप करेगा, गलत काम करेगा, उसको नरक भेजा जाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसको स्वर्ग में डाला जाएगा। ऐसा कुछ है कि नहीं है ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये कल्पना ही न है। स्वर्ग कोई देखा है, कहाँ है, स्वर्ग सब धरती पे है। नरक कोई देखा है, कहाँ है, नरक सब धरती पे है, लेकिन कोई देखा नहीं है। इसको कोई लिख भी बता भी नहीं सकता है, ये कल्पना मात्र है इंसान के दिमाग का, ठीक है ना। इसका कहाँ किया गया अध्ययन, टस्कन में किया गया। तो क्वेश्चन पूछ देगा, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था, दांते ने किया था। दांते किस शहर के थे, फ्लोरेंस के थे। किस भाषा में लिखा गया था, टस्कन भाषा में, ठीक है ना। आइए अब एक और महापुरुष का नाम लेंगे हम लोग, जैसे कि मैकियावेली, ठीक है ना। इस शहर के एक और महापुरुष थे, कौन, मैकियावेली। ये मैकियावेली को हम लोग क्या बोला जाता है, मैकियावेली को चाणक्य से इनकी तुलना की जाती है। किससे किया जाता है, चाणक्य से किया जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मैकियावेली ने क्या किया, द प्रिंस पुस्तक का रचना किए। क्या किए, द प्रिंस पुस्तक। इस पुस्तक का खासियत यह था कि एक नए राज्य का कल्पना करता है कि एक नया राज्य कैसे होना चाहिए, एक नए राज्य का मतलब कैसे बनाया जाए, वहाँ का लोगों पे कैसे शासन किया जाए, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इनको मैकियावेली को क्या कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिंतन कहा जाता है। कौन सा चिंतन, आधुनिक राजनीतिज्ञ का, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं।
इन्हीं सब लोगों के योगदान के कारण ये लोगों में क्या हुआ बताइए। अब डिवाइन कॉमेडी कोई पढ़ लेगा तो डर हो जाएगा उसके अंदर, द प्रिंस कोई पढ़ लेगा तो राज्य का निर्माण के बारे में उसको जानकारी हो जाएगा, कोई पाप या गलती नहीं करेगा, राज्य के भलाई के बारे में सोचेगा। जब भलाई के बारे में सोचेगा तो उसके अंदर बौद्धिक विकास होगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और धीरे धीरे करते करते क्या होगा, उसका मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा और वह बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। और एक और है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची हैं, इनको ये क्या थे, ये ऑलराउंडर थे, इनको हम लोग ऑलराउंडर मान सकते हैं। ये मान लीजिए चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, गायक भी थे और कवि भी थे। इतना ये थे, ठीक है ना। इन्होंने एक सबसे इनका महान कृति है द लास्ट सफर। क्या है? द लास्ट सफर। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। द लास्ट सफर और मोनालिसा, ये क्या है? चित्र है। पूछ देगा कि मोनालिसा क्या है, चित्र, पुस्तक, कहानी या क्या, किताब। तो मतलब कोई और भी दे सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? चित्र है। द लास्ट सफर क्या है? चित्र है, ठीक है ना। और भी आइए, बहुत योगदान है पुनर्जागरण काल में, ठीक है ना। चित्रकला का जनक को जियाटो को माना जाता है, ठीक है ना। और भी जैसे पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन किसने किया था, इस बात को किसने काटा था? इस बात को पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने काटा था, ठीक है ना। गैलीलियो ने भी अपना दूरबीन का आविष्कार कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद से न्यूटन भी गुरुत्वाकर्षण के नियम दे दिए थे, जिससे मैथ और फिजिक्स पढ़ने में कामयाबी हो गया और लोग ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में पता लगाने लगे, ठीक है ना। दूरबीन का आविष्कार हो गया, समुद्र में कैसे यात्राएं की जाए, इन सब मैथमेटिशियन के कारण ये सब हुआ। और एक है धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर। ये जो मार्टिन लूथर थे ना, इन्होंने क्या किया था, जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद कर दिया था। लूथर, ठीक है ना। इन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद कर दिया था। अब जर्मन भाषा वहाँ के आम भाषा थी, क्या थी? आम भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। अब मान लीजिए हम भारत देश में कोई संस्कृत में कोई किताब लिख दे, कहानी, तो आप पढ़ पाइएगा? गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, आप संस्कृत भाषा या उसका प्योर लैंग्वेज में लिख दीजिएगा तो कोई आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन वही उसके बोल चाल की भाषा में लिख दीजिएगा तो बच्चा ने, मतलब जो आम अपना भाषा पढ़ा हो, उसको बोलने लूर हो, वो भी क्या करेगा? पढ़ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जब बाइबल लिखा गया अपना भाषा में, तो बाइबल, तो सब लोग इसको पढ़ने लगे और उनका चेतना का विकास हो गया। उसी तरह भौगोलिक खोज होने लगा, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ सके हैं। जब भौगोलिक खोज हुआ तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, जो हम लोग 9th क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद अमेरिकी वेस्पूसी है, जो इटली के थे, उन्होंने अमेरिका का नाम दे दिया और नई दुनिया बोले कि हम खोज कर दिए हैं। उसी तरह प्रशांत महासागर का क्या किए? नामकरण मैगलन किए। मैगलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया जहाज के माध्यम से। उसी तरह और भी बहुत लोगों का योगदान है। इन लोगों ने जो भी अपना कार्य किया अपने अनुसार, इन लोगों के बदौलत ही इन वहाँ के लोगों में क्या हुआ? चेतना का विकास हुआ और आज भी वो हम लोग से आगे हैं। ये घटनाएं जब यूरोप में घटित हो रही थी, उस समय हमारे देश में क्या राजा महाराजा का शासन था, दिल्ली सल्तनत था, ठीक है ना, मुगल वंश था, लोधी वंश था। इन लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं और इसलिए आज भारत देश पीछे है, ठीक है ना। और वो देश आज भी यूरोपीय हम लोग से बहुत आगे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही शुरुआत कर चुके थे। भौगोलिक खोज हुआ, उसके बाद से पुनर्जागरण हुआ, राष्ट्रवाद हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इसीलिए तो गुलाम बनाना शुरू कर दिए। जब पुनर्जागरण हुआ, राष्ट्रवाद आया तो औद्योगिकरण आया। औद्योगिकरण जब आया तो उसके बाद क्या हुआ? औपनिवेशिक राज। औद्योगिकरण आया तो ज़्यादा सामान बनने लगा, सामान बना तो मार्केट चाहिए, तो मार्केट खोज करने के लिए देश को गुलाम बनाना शुरू कर दिए। देश को गुलाम बनाते बनाते साम्राज्यवाद हुआ। साम्राज्यवाद का विस्तार या लालसा एक दूसरे के बीच में मार काट का स्थिति ला दी और प्रथम विश्व युद्ध हो गया, ठीक है ना। इतना आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसको। सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई, यानी कि पुनर्जागरण काल में तो ये हुआ ही था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल में शुरू हो गया था, लेकिन एक चिंगारी, एक नहीं होता विस्फोट, यानी लूटी में आग लगा दो, एक और काम कौन कोई लोग, यानी कि आग में घी डाल के काम कौन किया, यानी कि 1789 में इसका क्या हुआ? एकदम पूरा यूरोप में इसका विस्तार हो गया और लोग एकदम राजा महाराजा का शासन को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया उन लोगों ने। 19वीं शताब्दी में ये तो उन्नत और आक्रमण रूप सामने आ गया। उसी तरह यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति 1 नंबर, तत्पश्चात नेपोलियन का आक्रमण, इन दोनों का हम लोग याद करेंगे। फ्रांस की राष्ट्रीयता की भावना का विकास में किनका योगदान था? तो फ्रांस की राजक्रांति और नेपोलियन का आक्रमण, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्ग परिवेश से बाहर कर दिया, यानी कि बड़े लोगों और
कुलीन वर्गों से इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, और अखबारों और सड़कों और आम जनता और जनसाधारण के भाषा यानी जनसाधारण के लोगों में इसको क्या कर दिया, विकसित कर दिया, और लोगों को जुबान पे आ गया कि हाँ राजशाही शासन को ख़त्म किया जाए और लोकतंत्र और गणतंत्र को क्या किया जाए, लागू किया जाए देश में। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के आक्रमणों द्वारा नए युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उससे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरोध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। यानी कि नेपोलियन क्या किया कि सब राजा को, जैसे जो टुकड़ा टुकड़ा में फ्रांस बटा हुआ था ना, उन सब, जैसे एगो फ्रांस है 50 गो राजा उस पर शासन कर रहा है 50 टुकड़ा करके, तो नेपोलियन क्या किया कि 50 को हरा दिया और एगो फ्रांस बना दिया। यही कह रहा है ये चीज़। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्यू से देखिए, ये लाइन घेरे हैं तो जो घेरा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ, यानी नेपोलियन का जब पतन हो गया 1815 में, तो नेपोलियन की वहाँ के जो विजयी शक्तियाँ थी जो नेपोलियन को हराई थी, उन्होंने क्या किया, वियना एक शहर है ऑस्ट्रिया की राजधानी, उसमें एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन का उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जो जो कार्य किया था उसको ख़त्म कर देना और फिर पुराना सिस्टम को फिर क्या करना, लागू कर देना। ठीक है ना, इसी चीज़ का इन लोगों शुरू कर देना। आइए इसको देखते हैं। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और वही चीज़ है जो हम बताए हैं। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन कर रहे थे, मेटरनिक। क्वेश्चन पूछेगा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहे थे, मेटरनिक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियाँ मिला हुआ था। पूछ देगा कि वियना सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन कौन देश मिला हुआ था, तो 1 2 3 4 चारों देश का नाम याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं। जिसे नेपोलियन के युद्धों को समाप्त कर दिया और गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की दिन थी उसका विरोध करना, यानी कि ये जो वियना सम्मेलन था वो उन लोगों ने क्या किया, गणतंत्र और प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया और क्या किया, पुरातन व्यवस्था को क्या कर दिया, लागू कर दिया, जो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया। इस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है ना, आइए उसके बाद और एक और देखते हैं यहाँ पे। फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत क्रांति के पूर्व ही, इधर छूट गया, ठीक है ना। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों को क्या किया, अलग अलग बांट दिया, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बांट जाएगा तो राष्ट्रवाद का मतलब एकता रहेगा तब ना, एकता वाहक, राष्ट्रवाद बोले ना, एकता का वाहक है। आई ना क्या किया छोटे भाई, एकता का खत्म कर दिया। एकता कब खत्म होगा, देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया जाए, अलग कर दिया एकदम, किसी को किसी से नहीं मिलने देना, यही इसका उद्देश्य था मेटरनिक हुआ का। ठीक है ना। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को क्या कर दिया, बुर्बो वंश के सम्राट को दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया। लोम्बार्डी वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार कायम रहा। परमा, मेडोना और टस्कनी के प्राप्त हैबर वंश को दे दिया। लेकिन जनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य, हाँ, लेकिन जर्मनी में 39 जो रियासत था उसका एक संघ कायम रहा। ठीक है ना, जो नेपोलियन बना के गया था उसको ये सब नहीं तोड़ पाया। ठीक है ना। उसी तरह क्या हुआ, इनका उद्देश्य था कि इन जितना देश होते इनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। ठीक है ना, मेटरनिक का मेन यही उद्देश्य था। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था लागू करना चाहा, लेकिन इस तरह वियना सम्मेलन कर दिया, चाहा नहीं कर दिया। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन ये व्यवस्था चली नहीं ज़्यादा दिन तक और जल्दी ही लोगों के बीच क्या हुआ, राष्ट्रवाद जागृत होने लगा और राष्ट्रीयता की भावना उनमें पनपने लगी। और यूरोप में इसी तरह 1830 का क्रांति, 48 का क्रांति, 1789 का विभिन्न क्रांतियाँ होगी। ठीक है ना। आइए इसको हम लोग देखते हैं। 1789 क्रांति तो हम लोग पढ़ लिए हैं 9th क्लास में। ठीक है ना। उसके बाद का हम लोग काल पढ़ेंगे क्या क्या हुआ था। फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत क्रांति, जो 9th क्लास का एक हम वीडियो डाले हुए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को क्या किया। अच्छा, बोर्बन आप बिस्कुट खाते हैं, बोर्बन एक ऋतिक रोशन प्रचार करते हैं कि हमको यही वंशवा के आधार पर बनता है। ठीक है ना। बुर्बो वंश कौन बना था, लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। वियना सम्मेलन के बाद क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस का सम्राट कौन बना, तो लुई 18वां बना। ठीक है ना। उसने फ्रांस का बदली हुई परिस्थितियों को समझा, यानी कि लोगों को समझा कि ना रे भाई, पहले के राजा जगह मतलब टेढ़ मेढ़ चाल चलता था, सब अपन बात थोपता था, वैसा अब नहीं थोपना है, अब लोगों को बात को भी समझना है। लुई 18वां इस बात को समझ गया और फ्रांस की जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था का थोपने का प्रयास नहीं किया। देख लीजिए, सही बात है, जनता सबसे बड़ा चीज़ है। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने का इसने प्रयास किया।
किया। इसी उद्देश्य से उसने 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दिया, जो 1848 के फ्रांस चलते रहे। संवैधानिक घोषणा पत्र को किसने जारी किया था? लुई 18वां ने। लेकिन जब चार्ल्स 10 आया, लुई 18वां हट गया और चार्ल्स 10 आया, राजा बना, इसमें इस परिवर्तन कर दिया। देखिए, ये परिवर्तन नहीं किया, जैसे परिवर्तन किया तो 1830 का क्रांति हो गया। होकबे करेगा, जनता के विरोध अब जाइएगा, जनता चुप बैठेगी? बताइए ना, विरोध करबे करेगी। तो चार्ल्स 10 आया, विद्रोह करवा दिया। अब देखिए, जब विद्रोह हुआ, चार्ल्स 10 आया, विद्रोह किया, ठीक है, तो जुलाई 1830 का क्रांति हुआ। इस क्रांति में देखिए एक घटनाएं घटी। बोर्बो वंश का अंत हो गया, ठीक है ना। जो बोर्बो वंश था, फ्रांस का पुरातन व्यवस्था, जो 1779 की क्रांति में भी, 89 क्रांति में भी था, वंश चलते आ रहा था, उसका खत्म हो गया एकदम, समझिए। और ओरले वंश का स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ओरले वंश का लुई फिलिप राजा बना, आगे उसको हम लोग देखेंगे। चार्ल्स 10 एक निरंकुश, यानी कि किसी के बारे में नहीं सोचने वाला, सब पर अंकुश लगाने वाला और प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी यानी वादी बोले ना, जनतंत्र यानी जनता का तंत्र, यानी जनता के शासन या पक्ष, वादी मतलब पक्ष या समर्थन का विचारधारा, यानी जनतंत्रवादी यानी जनता के शासन के पक्ष या समर्थन के विचारधारा जिन जिन लोगों में था, उसको खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है, दबाने का प्रयास किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलगेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलगेनिक ने पूर्व में लुई 18 के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की, यानी कि नागरिकों का जो भलाई था, जो भलाई के बारे में जो कानून बनाया गया था, उसको हटा दिया पोलगेनिक। अब कौन लाया था? लुई 18वां लाया था नागरिक संहिता। इसको हटा के और चार्ल्स 10 के काल में क्या किया? शक्तिशाली यानी अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग और बड़े बड़े लोगों के बारे में, भलाई के बारे में जो नियम कानून बनते हैं, उसको क्या कर दिया? इसने लागू कर दिया। वही चीज़ के बारे में बता रहा है। इसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। उदारवादी थे, उन्होंने सोचा कि ये तो हम लोग का विरोध में लाया है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों और साम्राज्यवादी सोच के जो लोग थे, उनके समर्थन में ही तो बिल मतलब कानून आया है। अब जनता फिर खिसिया गई और देखिए 1830 का क्रांति हो जाएगा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलगेनिक के विरोध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को देखिए पिनी के गया, मतलब ना होला खिसिया के, जब लोग विरोध किया तो खिसिया के देखिए क्या कर रहा है। 25 जुलाई 1830 को 4 गो कानून पास किया, अध्यादेश। और उदार तत्व यानी जो भी चीज़ें जो उदारवादी हो, यानी कि जनता के भलाई के लिए जो भी काम करने वाले नियम थे, जो लोग थे, यानी कि जो भी चीज़ था जो उदारवादियों के बारे में अच्छा काम करे, उसका गला घोटने का प्रयास किया, उनको दबा दिया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया और जुलाई 1830 की क्रांति हो गई, ठीक है ना। पर ये आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख सकते हैं। परिणाम स्वरूप चार्ल्स 10 राजगद्दी त्याग कर, सब इंग्लैंडे भागता था, इंग्लैंड या हॉलैंड भागता था सब, और फ्रांस में बोर्बो वंश का खत्म हो गया। तो पूछ देगा बोर्बो वंश का अंतिम राजा कौन था, सम्राट कौन था? तो चार्ल्स 10, आप लोग मार सकते हैं इसको। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जो परिणाम हुए, क्या हुआ? ओरले वंश की स्थापना हो गया। ओरले वंश का राजा था लुई फिलिप, जो उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त किया था, ठीक है ना। अब आइए इसके प्रभाव देखते हैं। 1830 की क्रांति के क्या क्या प्रभाव था। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात को सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की दिन थी, यानी मध्यम वर्ग और लोगों के बारे में, ये लोगों के संप्रभुता समझ रहे हैं ना, अपना निर्णय खुद लेना, अपन जीवन खुद जीना, किसी के अंडर में शासन नहीं कर, किसी के अंडर में नहीं रहना, गुलाम नहीं रहना, पर संप्रभुता कहते हैं। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में घटित हुई थी, उसको क्या किया? 1830 क्रांति जीवित कर दिया, ठीक है ना। और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को ख़त्म कर दिया। वियना कांग्रेस बताए थे ना कि गणतंत्र और जनतंत्रवादी चीज़ को हटा दिया और पुरातन व्यवस्था को मेटरनिक क्या किया? लागू कर दिया। उसको क्या कर दिया? फिर 1830 की क्रांति देखिए 1789 क्रांति हुआ फ्रांस के,
फिर बीच में 1815 में वियना सम्मेलन किया सब। और इस चीज़ को जो क्रांति जो हुआ था और लोकतंत्र और गणतंत्र लागू किया था, हे समय में वियना सम्मेलन में करके ख़त्म कर देवल गए, ठीक बा। और चलत 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 आगे आया और 1830 में क्या किया, फिर क्रांति हुआ, 1830 की क्रांति। और जौन चीज़ इस समय लागू हुआ था यानी कि पुरातन व्यवस्था, उसको 1830 की क्रांति में भी क्या किया, ख़त्म कर दिया गया। वही चीज़ में बता रहा है, परिणाम यही हुआ। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन हुआ। इस प्रकार उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनीतिक एकीकरण, यानी कि आप लोग राजनीतिक रूप से यानी कि शासन के रूप में एक हो जाइए। आज भी यूरोपीय यूनियन है, ठीक है ना, सबका यूरो एक मुद्रा है, एक संस्कृति, एक कल्चर। भले देश देश में बटा हुआ है, लेकिन एक गोड़ा पे आकर मतलब देश देश में बटा हुआ है कि नहीं है, नाटो है, नाटो में सब जुड़ा हुआ है। जो अलग है मतलब एक है यूरोपीय यूनियन, कुछ होता है तो सब झुक के मारता है सबको, ठीक है ना। इसलिए समझ जाइए, यही कारण है उसका। राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार हुआ, राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग खुल गया, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसी 1830 की क्रांति के बाद यूनान, पोलैंड और हंगरी, यही हम पढ़ेंगे आगे, तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। यानी ये जो हुआ ना, तो सब देख रहा था बैठ बैठ के, रे जब हम राजा सब जगह शासन कर रहा था, सबको दबा रहा था राजशाही, लेकिन कोनो खोल के विरोध नहीं कर रहा था। फर्स्ट बार 1789 में फ्रांस में विद्रोह हुआ, लेकिन फिर नेपोलियन का जब ख़त्म हो गया तो 1815 में फिर ख़त्म कर दिया गया, यानी कि फिर उस समय पुरातन व्यवस्था राजशाही आ गया, लेकिन फिर 1830 में राजशाही को ख़त्म कर दिया गया। तो जौन देशवा था अगल बगल का, उस सब देख रहा था, अरे ये सब तो हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ये सब तो हम लोग भी काहे नहीं विद्रोह, राष्ट्रीयता को अपनाएं और राजशाही व्यवस्था को ख़त्म करें। उसी चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सारांश में, ठीक है ना। तो इसका कारण हम लोग जान गए ना कि खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और लुई फिलिप हुआ जो था, अभी राजशाही नहीं खत्म हुआ था फ्रांस में, बुर्बो वंश खत्म हुआ था, ओरलेय वंश आ गया था, ठीक है ना। तो राजशाही रजे ना खुद तबेबे ना करेगा, लोग जनता के बात को समझेगा, हम राजा है कबो हटबे नहीं करेंगे, तो अपन पर्सनल ईगो लदबे करेगा सब पे, ठीक है ना। तो फिर 1843-48 का क्रांति हुआ, जिसका हम लोग अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ठीक है ना। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है ना। और हमको मोटिवेट कीजिए, आप ही लोग के लाइक सब्सक्राइब से हमको मनोबल मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।